कहानी का ये चौथा भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। विराज की शादी हो चुकी थी। मान की बातों से आहत होकर सुरेखा जी अपने पति और बेटी के साथ वापस चली गई थी। अगले दिन धारा का पेपर था। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आकर धारा ने अपना जमा किया सामान लिया और सेंटर से बाहर आ गई। पेपर उम्मीद के हिसाब से अच्छा गया था और अच्छे रिजल्ट की उसे पूरी उम्मीद थी। वो परेशानियों से रुकने वालों में से नहीं थी। उसे आगे बढ़ना था, आसमान की ऊंचाइयों को छूना था। और अब तो कदम मजबूत होने लगे थे उसके। काम में लगन और होशियारी ने उसकी एक अलग इमेज बना दी थी। वर्मा सर ने ऑफिस टाइम से ही उसे एग्जाम देने की इजाज़त दे दी थी। अब कुछ समय बचा था तो वो वापस ऑफिस ही जा रही थी, ताकि जो काम अधूरा छोड़कर आई है वो कंप्लीट कर सके। वैसे भी घर जाने का कोई मतलब नहीं था। इससे अच्छा तो वो वहां बैठकर अपना काम ही पूरा कर ले। वो ऑफिस आई तो सोनिया उसका इंतजार करती मिली और देखते ही बोली, कैसे रहा तुम्हारा एग्जाम धारा? सोनिया इस वक्त फ्री होकर रिसेप्शन की टेबल पर हाथ बांधे खड़ी थी। बहुत अच्छा, धारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्लीज एक कप चाय मंगवा दीजिए सोनिया दी मेरे लिए, धारा ने लगभग रिक्वेस्ट करते हुए कहा। और कहते ही प्यून ने चाय का कप लाकर धारा की टेबल पर रख दिया। सोनिया हंसने लगी तो धारा ने उसे देखा। उसने चिढ़ाते हुए कहा, पहले से ही ऑर्डर दे दिया था महारानी के लिए। सोनिया ने चिढ़ाते हुए कहा, थैंक यू सोनिया दी। खुशी से चाय का कप थामे धारा ने कहा और गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेने लगी। और वो तुम्हारा निकम्मा भाई अभी कुछ करने लगा कि नहीं? खुद तो कुछ करता नहीं, बीवी और ले आया। सोनिया ने वहीं खड़े खड़े धारा से पूछा तो सुनकर धारा हंसी। जो कोई ना कर सका वो बीवी ने कर दिखाया। करने लगे हैं कुछ थोड़ा बहुत, धारा ने कहा और चाय रखकर अपनी डेस्क पर रखी फाइल्स देखने लगी। सोनिया बोली, सारे गुण तुम्ही लेकर पैदा हुई थी क्या? कुछ अपने भाई बहनों को भी सिखाओ ना। सोनिया की बात सुनकर धारा मुस्कुराते हुए बोली, सीख जाएंगी वक्त के साथ, और मैं इतनी भी गुनी नहीं कि उनको कुछ सिखाऊं। और धारा एग्जाम कैसा रहा तुम्हारा? कैबिन से बाहर आते हुए वर्मा जी ने पूछा। उनका काम हो गया था तो वो घर जाने लगे। अच्छा गया सर, उनको देखकर अपनी चेयर से खड़ी होकर धारा ने जवाब दिया। गुड। वैसे घर जा सकती थी तुम, एग्जाम देकर यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। ये काम तुम कल भी कर सकती थी, वर्मा जी ने उसके पास खड़े होते हुए कहा। तो धारा बोली, अभी थोड़ा समय बचा था तो मैं आ गई, बचा हुआ काम करके चली जाऊंगी। ठीक है मैं जा रहा हूँ और तुम भी टाइम से निकल जाना। सोनिया, थोड़ा तुम भी रुक जाना साथ, और एक साथ में निकल जाना। कहते हुए वर्मा जी बाहर की तरफ चल दिए। पीछे से ही उनको सोनिया की आवाज सुनाई दे गई, श्योर सर। धारा अपने काम में ले गई। 6 बज गए थे तभी सोनिया उसके पास आकर बोली, घर नहीं जाना तुमको? पर मुझे जाना है, मेरा हस्बैंड इंतजार कर रहा होगा, जल्दी जल्दी करो सब। कहते हुए सोनिया भी अपनी टेबल पर आकर सब समेटने लगी। 2-3 फाइल्स देखकर धारा भी खड़ी हो गई और बोली, चलो हो गया कंप्लीट। चलो आज तुम्हें मैं पानी पूरी खिलाती हूँ, धारा का हाथ पकड़कर बाहर की ओर जाते हुए सोनिया ने कहा। क्यों, अब हस्बैंड इंतजार नहीं कर रहा आपका? धारा ने सोनिया की नकल उतारते हुए कहा और बाहर की तरफ चल दी। पर सामने की तरफ देखते ही उसकी हंसी गायब हो गई और चेहरा कठोर हो गया। वही दर्द, वही पीड़ा धारा के दिल में उठी जो सालों पहले उठी थी, जब उसके पिता उन सबको अकेला बेसहारा छोड़कर चले गए थे। इतने सालों तक झेली परेशानियां, दुख, वो भूखमरी के दिन, जब कभी कभी दोनों टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था। कावेरी जी का एक एक की चौखट पर जाकर काम मांगना, रिश्तेदारों से मदद की भीख मांगना। धारा का इतनी कम उम्र में, जब उसकी साथ की लड़कियां मस्ती से स्कूल जाती, खाती पीती खेलती खुश रहती हैं, उस उम्र में धारा हर छोटे मोटे काम कर रही थी जिससे 2 पैसे कमा सके। भले ही वो किसी के छोटे बर्तन मांजने हो या किसी रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम हो। हर तरह की अच्छी बुरी नजरों और लोग से बचते किस तरह धारा आज इस जगह पहुंची, सब उसके जहन में घूमने लगा। नफरत और गुस्से के एहसास से उसकी आंखें लाल होने लगी और सांस फूलने लगी।
ऑफिस की बिल्डिंग के सामने ही बने आलीशान मॉल से निकलते अपने पिता मयंक जी को देखकर धारा का मन गुस्से और नफरत से भर उठा। महंगी ब्रांडेड जीन्स और लेमन येलो कलर की टी शर्ट पहने मयंक जी के एक हाथ में शॉपिंग बैग्स थे और दूसरे हाथ से उन्हें एक 5-6 साल के बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था। साथ में ही एक महिला भी चल रही थी। देखने से ही किसी बड़े घर की पढ़ी लिखी महिला लग रही थी। रहन सहन पहनावा देखकर ही उनकी आलीशान जिंदगी का अंदाजा लगाया जा सकता था। मॉल से निकलकर वो पार्किंग की तरफ जा रहे थे और कुछ ही देर में अपनी बड़ी सी महंगी गाड़ी में बैठकर निकल गए। धारा उनको जाते हुए देख रही थी। उनका पिता उनको अकेला बेसहारा छोड़कर खुद अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था। इतने सालों में उसने एक बार भी उन लोगों का पता तक नहीं किया था कि उनका ये परिवार कैसा है। वह अपनी माँ व बहन से बात कर लेते थे। ये घर में सबको पता चला था, पर एक बार भी उनका हाल चाल पता नहीं किया। दादी के पास वो अपनी नई बीवी को मिलाने भी ले गए थे। ये सब उनको परिवार से पता चलता था। बुआ और दादी हमेशा इसके लिए उन्हें ही दोषी ठहराती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल दर्द से भर गया था। धारा चलो, सोनिया ने बाहर से ही चिल्लाकर धारा को आवाज लगाई। सोनिया की आवाज से धारा वापस होश में आई। उसने झट से अपनी आंखें पोंछ ली और बाहर की तरफ चल दी, जहां सोनिया की स्कूटी खड़ी थी। सोनिया ने हेलमेट लगा लिया था। तुम्हारी आंखें कितनी लाल हो रही है धारा? सोनिया का ध्यान उसकी आंखों की तरफ ही चला गया। हाँ, वो कल रात से जाग रही हो ना, रात भर पढ़ती रही इसलिए लाल हो गई होंगी। धारा ने सीधा सा बहाना बना दिया। सुनकर सोनिया को भी लगा कि वो सही कह रही होगी, क्योंकि अभी एग्जाम भी देकर आई है तो पढ़ाई तो की ही होगी रात भर जागकर। सोनिया बोली, चलो फिर आज तुम्हें अच्छी सी पानी पूरी खिलाती हूँ। मेरी फेवरेट जगह से सारी थकान दूर हो जाएगी। अब मन नहीं है दी, बहुत नींद आ रही है और थकान भी लग रही है। आप मुझे नुक्कड़ तक छोड़ दो, बस घर जाकर सोऊंगी। धारा ने स्कूटी के पीछे बैठते हुए कहा। थोड़ी देर की बात है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर मैं नुक्कड़ तक नहीं, घर तक छोड़ दूंगी। सोनिया ने कहा मानने वाली थी। वो ले ही गई उसे अपने साथ। धारा घर आई तो कावेरी जी और सोनल की किसी बात को लेकर बहस चल रही थी। अब सोनल धीरे धीरे अपने असली रंग में आ रही थी। धारा ने उनके झगड़े पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसका पहले से ही दिमाग खराब था और वो नहीं चाहती थी कि गुस्से में या किसी और तरीके से उसके मुंह से ये बात निकले कि उसके पिता इसी शहर में अपनी दूसरी पत्नी के साथ से घूम फिर रहे हैं, वरना कावेरी जी का रोना धोना और बढ़ जाता। धारा ने चुप रहने में ही भलाई समझी। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इधर सुमेर जी की हवेली में शादी के एक दिन बाद परिणीता की पहली रसोई की रस्म हो रही थी। उसने बादाम का हलवा बनाया था। सभी को कटोरियों में परोस कर हलवा देती परिणीता को सभी आशीर्वाद स्वरूप गिफ्ट दे रहे थे। कलावती जी ने सोने के लक्ष्मी नारायण जी की छोटी सी प्रतिमा दी। वहीं सरस्वती जी ने खुश होकर अपना खानदानी कुंदन का सेट दिया, क्योंकि हलवा सच में बहुत अच्छा बना था। रघुवीर जी ने जेब से नोट निकाल कर परिणीता के हाथ में रख दिए। जब सुमेर जी को हलवे की कटोरी दी तो उन्होंने एक लिफाफा परिणीता के हाथ में रख दिया। सॉरी भाभी, मेरा गिफ्ट तो ड्यू रहा, मैं लाना भूल गया। मैन ने अपनी कटोरी से हलवा खाते हुए कहा। अब ऐसा करना, जो आपको पसंद हो वो बता देना, मैं ले आऊंगा। ठीक है भैया, तो फिर जल्दी से मेरी देवरानी ले आना। परिणीता ने भी तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिसको सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मान के जहन में संजना का चेहरा आ गया तो वो भी मुस्कुरा दिया। ये गिफ्ट मांग रही हो या उसे दे रही हो? विराज ने परिणीता को देखते हुए पूछा। दोनों के फायदे की बात कर रही हूँ, परिणीता ने मुस्कुराकर कहा। राम जी तेरी ये इच्छा जल्द ही पूरी करेंगे, कलावती जी ने कहा तो सरस्वती जी ने भी हाँ में सिर हिलाया। इतनी जल्दी क्या है, मुझे सिंगल ही खुश रहने दीजिए ताकि मैं तसल्ली से बिजनेस संभाल सकूं और भाई फ्री रहकर आपको। मान ने शरारत से कह तो दिया, पर उसकी बात सुनकर परिणीता का चेहरा लाल हो गया। वो तुरंत किचन की तरफ चल दी और विराज ने मान को घूर कर देखा। क्या? मुझे मत देखो, ये लिफाफा खोल कर देखो। खुद को घूरते देखकर मान ने विराज से कहा, डेट 1 महीने तो बहुत ज्यादा होता है,
विराज ने लिफाफे से निकले एयर टिकट्स और साथ में हनीमून पैकेज को देखते हुए कहा, जो 3 अलग अलग देशों का था। यही तो टाइम होता है बेटा, अभी घूम फिर लो, एक दूसरे को जान लो, फिर घर गृहस्थी में उलझ जाओगे, तब ये टाइम नहीं मिलेगा। क्यों जीजी? सरस्वती जी ने कलावती जी की तरफ देखते हुए कहा। पर फिर भी 1 महीना तो बहुत ज्यादा होता है, कितना घूमेंगे हम लोग? विराज ने फिर से परेशान होते हुए कहा। अरे भैया, पता भी नहीं चलेगा इस 1 महीने का तो, बल्कि कम लगेंगे बाद में। मान बीच में ही बोल पड़ा। तुझे बहुत पता है सब। विराज अब पूरी तरह मान की तरफ घूमकर उसके सामने ही बैठ गया। मैं निकलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। मान उत्साह में ज्यादा तो बोल गया, पर अब विराज के टोकते ही झेप भी गया कि कुछ ज्यादा ही बोल गया। उसके बड़बोलेपन से सभी हंस पड़े। दादी, मेरे से पहले तो इसकी शादी करवानी थी आपको, विराज ने कहा तो इस बार सुमेर जी भी सबके साथ जोर से हंस पड़े और मान ने अपनी फजीहत होते देखकर ऑफिस जाने में ही भलाई समझी और अपनी गाड़ी लेकर वो सीधा ऑफिस निकल गया। अगले दिन विराज और परिणीता हनीमून के लिए निकल गए। आज ऑफिस में सुमेर जी बहुत परेशान थे क्योंकि एक इम्पोर्टेंट फाइल नहीं मिल रही थी। वो फाइल मान के पास थी। सुमेर जी से पहली बार मान ने डांट खाई थी। इसका उनको भी अफसोस था, पर इतनी जरूरी फाइल जिस पर पूरी कंपनी का दारोमदार था वो खो चुकी थी। हालांकि वो कंप्यूटर में भी सेव थी, पर जरूरी दस्तावेज को हर तरह से रख कर सेव करके रखा जाता है कि अगर कभी कंप्यूटर में कोई मिस्टेक हो जाए या फिर कोई वायरस आने से खराब हो जाए तो यही बनाई फाइलें ही काम आती हैं। पर अभी ये फाइल अपनी जगह से गायब थी। इस बार उन्होंने ये फाइल मान को दी थी संभालने के लिए और उसने लापरवाही कर दी। पर उसे अच्छे से याद था कि रखी तो उसने अपने ऑफिस में ही थी। जब बहुत देर तक ढूंढने पर भी नहीं मिली तो उसका ध्यान अपने कैबिन में लगे सीसीटीवी पर गया। वो कंट्रोल रूम की तरफ चल दिया। ये सब होते हुए सुजीत जी देख रहे थे। डर से उनके हाथ पांव फूले थे, पर उन्होंने किसी को इसका पता नहीं चलने दिया। बस वो चुपचाप अपना काम करते रहे। तभी एक चपरासी ने आकर बताया कि संजना आई है और उनसे मिलना चाहती है। सुजीत जी पहले से ही परेशान थे, ऊपर से संजना के आने की खबर सुनकर गुस्से में भर गए। फिर भी उन्होंने उसे बुला लिया। मजबूरी जो थी उनकी। यहाँ क्या करने आई हो? गुस्से में दांत पीसते हुए सुजीत जी ने संजना को घूरते हुए पूछा। हालांकि उनकी आवाज बहुत दबी हुई थी। संजना बोली, आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व करने आई थी पापा। फिर अपने बैग से वो फाइल थोड़ी सी निकाल कर दिखाते हुए उसने फाइल फिर बैग में रख दी। देखा, वंश को आपकी कितनी परवाह है, संजना ने इतराते हुए कहा। सुजीत जी गुस्से में बोले, पहले मुसीबत में फंसाओ फिर मदद करो, वो भी एहसान जताकर। समझ नहीं आता कि तुम मेरी ही बेटी हो ना, जिसको मैंने पढ़ा लिखा कर काबिल डॉक्टर बनाया है। मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। उसके साथ रहकर अभी भी कह रहा हूँ, समझ जाओ वो इंसान सही नहीं है। ये रखने आई हूँ पापा, संजना ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। वो वंश के खिलाफ कुछ सुनना पसंद ही नहीं करती थी। जैसे चुराई थी वैसे ही रखो भी। गुस्से में सुजीत जी का सिर भारी होने लगा था। वो अपनी चेयर पर सिर पकड़ कर बैठ गए। उनको इस तरह बैठा देखकर संजना चुपचाप कैबिन से बाहर आ गई और मान के कैबिन की तरफ चली गई। अंदर कोई भी नहीं था। वो मौका देखकर अंदर जाकर बैठ गई और इस तरह बैठी कि सीसीटीवी कैमरे में उसकी पीठ दिखे, आगे का हिस्सा पूरा कवर हो जाए। उसने तुरंत फाइल निकालकर मान की टेबल के नीचे सरका दी जैसे वो वहां गिरी पड़ी हो, और फिर अपने बैग की चेन बंद कर 1 मिनट ऐसे ही बैठी रही जैसे मान का इंतजार कर रही हो। उसकी ये हरकत कैमरे में बस इतनी ही कैद हुई जितना वो दिखाना चाहती थी। कंट्रोल रूम में फुटेज चेक करते मान ने अपने कैबिन में बैठी संजना को देखा। उसकी पीठ दिख रही थी, बाकी कुछ नहीं। मान का दिमाग फाइल की वजह से खराब हो रखा था, पर तब भी उसने संजना को मैसेज कर उसका इंतजार करने को कहा। देर बाद मान ने अपने कैबिन का गेट ओपन किया। हेलो संजना, कैबिन में अंदर आते हुए मान बोला और अपनी चेयर पर बैठ गया। कैसे आना हुआ? आज उसकी आवाज में वो बात नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। मैं पापा जी के पास आई थी,
आज सुबह से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो देखने आई थी कि उनको अभी भी सिर दर्द है या नहीं। फिर सोचा आई हूं तो तुमसे भी मिलती जाऊं, नहीं तो तुम्हें बुरा लगेगा। संजना ने बात बनाते हुए कहा। वंश के साथ रहते हुए वो भी काफी कुछ सीख गई थी। अंकल की तबीयत खराब है, बताया नहीं उन्होंने। ऐसा था तो आज लीव ले लेते। अपनी परेशानी में भी मान सुजीत जी के लिए परेशान हुआ। आज उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। कहा था उनको पर कहने लगी कि बहुत काम है और ऑफिस आ गए दवाई लेकर। संजना बातें बनाते जा रही थी। तुमको क्या हुआ है, परेशान लग रहे हो? उसके चेहरे को देखकर संजना ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऑफिस की थकान है। तुम बताओ क्या लोगी? माँ ने इंटरकॉम उठाते हुए पूछा तो संजना बोली। कुछ नहीं, मुझे बस निकलना है, जरूरी काम है। तुम्हें डिस्टर्ब किया, सॉरी। मान बोला। कैसी बातें कर रही हो संजना, तुम्हारा ही ऑफिस है, जब चाहे आ सकती हो। थैंक यू ये कहने के लिए अब मैं चलती हूँ। कहते हुए संजना ऐसे उठी कि उसने अपने पैर से नीचे पड़ी फाइल को मान की तरफ धकेल दिया। बाय कहकर संजना निकल गई। उसके जाते ही मान ने अपने लिए एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर की। उसका सिर दुखने लगा था। चपरासी कॉफी लेकर आया और मान की टेबल पर रख दी। और कुछ चाहिए सर? उसने पूछा। केविन बहुत बिखर गया है, थोड़ा समेट दो अभी। मान ने कहा। वो परेशान था कि सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नहीं मिला और समझ में नहीं आ रहा था कि फाइल गई कहाँ। चपरासी बिखरी फाइल्स को जगह पर रखने लगा। कुछ पेपर्स नीचे गिरे थे तो वो उठाने लगा। टेबल की नीचे गिरी फाइल पर उसकी नजर गई। उसे उठाकर वो खड़ा हुआ। मान ने उस पर नजर बनाकर रखी थी। जैसे ही वो फाइल लेकर खड़ा हुआ, मान ने उस फाइल को देखा। उसकी आंखें चमक उठी। वो जल्दी से बोला, देना ये फाइल। मान ने लगभग वो उसके हाथ से झपट कर ले ली। चपरासी भी देखने लगा। मान फाइल खोलकर पन्ने पलटते हुए जल्दी जल्दी देख रहा था। उसे हैरानी और खुशी दोनों ही हो रही थी, पर यह समझ नहीं आया कि ये फाइल जिसके लिए आज उसे अपने डैड से पहली बार डांट पड़ी थी, वो इससे लापरवाही से टेबल के नीचे गिरी पड़ी मिली। यह फाइल टेबल के नीचे क्या कर रही है? तुम लोग कितनी लापरवाही से सफाई करते हो, कुछ भी कहीं भी छोड़ दिया। मान ने उसे डांटते हुए कहा। चपरासी बोला, सॉरी सर, ध्यान नहीं रहा होगा, वरना मैं सब देख कर ही रखता हूँ। ये पता नहीं कैसे वहां पहुंच गई। चपरासी अपनी गलती मानते हुए माफी मांगने लगा तो मान बोला, ठीक है, आगे से ध्यान रखना, जाओ अब। चपरासी को भेजकर मान भी सुमेर जी के पास चला गया। ये फाइल, कहते हुए मान ने उनके आगे फाइल रख दी। सुमेर जी जो सुबह से ही बहुत परेशान थे इस फाइल की वजह से, उन्होंने फाइल को देखा तो हैरान हो गए। साथ में दिमाग में चल रही भारी टेंशन भी गायब हो गई। वो हैरानी से बोले, ये कहाँ से मिल गई तुम्हें, अभी तक तो नहीं थी। सुमेर जी बहुत हैरान थे। मेरी टेबल के नीचे गिरी पड़ी थी, शायद गलती से गिर गई होगी। मान ने बताया। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है मान, ये बहुत ज़रूरी फाइल है। इस पर ही हमारा सारा बिजनेस टिका है और कंपनी की सारी लीगल इन्फॉर्मेशन है। अगर ये किसी के हाथ लग गई तो हमें बर्बाद होने में देर भी नहीं लगेगी। सुमेर जी ने मान को समझाते हुए कहा। मान बोला, ठीक है, सॉरी डैड, आगे से ख्याल रखूंगा। फाइल बंद करते हुए सुमेर जी बोले, सॉरी, मैंने सुबह तुम्हें सबके सामने डांटा, पर क्या करूं, बात ही ऐसी थी कि खुद को गुस्सा करने से रोक नहीं पाया। बेटा, कैसी बात कर रहे हो डैड आप? आपका हक है, आप नहीं डांटोगे समझाओगे तो और कौन कहेगा। मुझे शर्मिंदा मत करिए, कुछ बुरा नहीं लगा मुझे। मान ने कहा तो सुमेर जी के होंठों पर मुस्कान आ गई। अपने दोनों बेटों की फर्माबरदारी देखकर अक्सर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। मान के जाते ही सुमेर जी का चेहरा फिर गंभीर हो गया। जीवन निकल गया था उनका इस बिजनेस को संभालते हुए। जो भी हुआ वो साधारण नहीं था। उनकी अनुभवी आंखें वो देख पा रही थी जो कोई भी नहीं देख पाता। जो सोचने के बाद उन्होंने एक कॉल अपने लीगल डिपार्टमेंट के हेड एडवोकेट वासु को लगाया और दूसरा कॉल एचआर डिपार्टमेंट में लगाकर अर्जेंट मीटिंग रखवाई, जिसमें उनके सिवा और किसी को आने की इजाजत नहीं थी। सुमेर जी ने कुछ जरूरी कदम उठा लिए थे, पर वो कितने कारगर होंगे ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। इधर एक दिन धारा के घर पर सोनल बहुत देर से धारा और वैदेही को घूर रही थी। फिर वो बोल ही पड़ी, बड़ा सच धज कर निकलती हो तुम दोनों बहनें।
ऑफिस के लिए तैयार होती धारा ने पहले वैदेही को देखा, जो कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। फिर अपनी भाभी सोनल को, जो हाथ में चाय का कप लिए दरवाजे पर खड़ी इन दोनों बहनों को तैयार होते देख रही थी। साथ में अपनी चाय भी सुट के जा रही थी। नीलेश भैया उठ गए क्या? नहीं उठे हो तो उठा दो ताकि टाइम से काम पर जा सके। बालों को बांधती धारा ने सोनल को उसकी बात का जवाब देना सही नहीं समझा, और तो और उसने एक सवाल कर लिया, काम छोड़ दिया इन्होंने? अभी तो कहीं नहीं जाना इसलिए सो रहे हैं? सोनल मुंह बनाते हुए बोली। धारा ने उसे चौंक कर देखा। क्यों, क्या हुआ जो काम छोड़ दिया? अभी अभी तो लगे थे। धारा ने सोनल से पूछा। वैदेही दोनों को देख रही थी तो सोनल बोली, वहां काम ज्यादा था, ये थक जाते थे। कहते हुए सोनल चिढ़ रही थी। ये हाल है घर में, अब हर एक बात का हिसाब देना पड़ेगा इन महारानी को। बड़े भाई की तो कोई इज्जत ही नहीं है। बड़बड़ाती हुई सोनल रसोई की तरफ चली गई अपना खाली कप रखने। कावेरी जी उसको इस तरह बड़बड़ाते हुए देख रही थी। कावेरी जी धारा और सोनल से बोली, अब भलाई इसमें है कि तुम दोनों ही तुरंत यहाँ से निकल जाओ। इतने दिनों में वो सोनल का हाल देख चुकी थी और अंदाजा था कि अब क्या होगा। मैं वैसे भी निकलने ही वाली थी, शाम को थोड़ी देर हो जाएगी आने में। धारा ने अपना बैग उठाया और जाने के लिए बाहर निकलने लगी तो कावेरी जी ने पूछा, क्यों क्यों देर हो जाएगी? तो धारा बोली, काम ज्यादा है ऑफिस में आजकल, और आज मेरा लास्ट पेपर भी है। पेपर देकर अपना बचा काम पूरा करूंगी तभी आ पाऊंगी। कहते हुए धारा भी बिना कुछ सुने घर से निकल गई। वैदेही बोली, मैं भी निकलती हूँ मम्मी। वैदेही भी उसके पीछे निकल गई। मेरी चाय कहाँ है? जल्दी दो, मुझे जाना है। विशाल भी तैयार होकर खड़ा था। कावेरी जी बोली, हाँ लाई। सुन, इस महीने तुझे कोई काम नहीं मिला क्या? तूने तो कुछ भी नहीं दिया। दे दे तो आपके वो बड़े लाड साहब भी नहीं है, खुद तो फ्री का खाता है, साथ में एक और बला ले आया। विशाल बाल बनाते हुए बोला। कावेरी जी बोली, खाली धारा के पैसों से पूरा घर कैसे चलेगा? तू भी तो काम करता है ना, तो कुछ तो घर में देना पड़ेगा ना। अपने उस लाडले को भी बोलो काम करने को। मैं काम करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों पर लुटाऊं। और अभी तो अगले महीने भी कुछ मत मांगना। अब चाय भी दे दो। विशाल चिल्लाकर चिल्लाया। क्यों, अगले महीने भी नहीं देगा? क्या कर रहा है तू अपने पैसों का? कावेरी जी ने पूछा। सीढ़ी के पास जो टूटा कमरा है उस पर टीन शेड और दरवाजा लगवाऊंगा। मुझसे नहीं रहा जाता तुम लोगों के साथ। उस कमरे में अब चाय मिलेगी। विशाल चिढ़ने लगा था। अभी तो काम चल रहा है ना जैसे तैसे, सोना ही तो होता है, कहीं भी सो जा। कावेरी जी ने समझाया। तो उस बड़े से बोलो कि कहीं भी सो जाया करें, पूरा कमरा घेर कर बैठा है। विशाल गुस्से में घर से बाहर निकल गया। कावेरी जी पीछे से बोली, अरे चाय तो पीता जा, आप ही पी लो। घर से सड़क की तरफ जाते हुए विशाल उसी तरह जवाब देकर निकल गया। आज धारा डरते हुए बड़ी सी बिल्डिंग के 10वें माले की तरफ बढ़ रही थी। सोने के साथ जाते हुए उसने अपने पिता मयंक जी की कार को इसी बिल्डिंग में जाते हुए देखा था। ऑफिस से रोज वो यहाँ कुछ देर के लिए आती थी। वॉचमैन से पूछने पर पता चला कि कुछ महीने पहले ये लोग यहाँ रहने आए हैं। फ्लैट नंबर पता करके आज वो यहाँ तक आ ही गई थी। उसने तय किया था कि आज तो वो अपने पापा से पूछ कर ही जाएगी, क्योंकि उन लोगों को इस तरह बेसहारा छोड़कर वो भाग गए थे। आज वो जवाब लेकर ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। डोर बेल तक धारा का हाथ गया ही था कि अंदर से आती आवाजों को सुनकर उसके हाथ रुक गए। आवाजें हल्की थी पर सुनाई देने से पता चल रहा था कि अंदर झगड़ा हो रहा है। महिला का उग्र स्वर सुनाई दे रहा था, किसी पर जोर से चिल्ला रही थी। बदले में पुरुष के दबे और याचना भरे स्वर से धारा पहचान गई कि ये उसके पापा हैं, जो अभी उस औरत के आगे लगभग गिड़गिड़ा रहे थे। वो औरत चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रही थी, बदले में वो उसे जैसे किसी बात की सफाई दे रहे थे। धारा 10-12 मिनट वहीं खड़ी रही, फिर वापस लिफ्ट की तरफ आ गई। ऐसे हालात में अंदर जाने का कोई मतलब नहीं था। धारा को अंदाजा हो गया था कि आराम बिना कीमत के नहीं मिला। उसके पिता को अपनी गैरत बेचनी पड़ी है। ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाती धारा के चेहरे पर अफसोस भरी मुस्कान आ गई। इधर वंश अपने ऑफिस में था।
विजेंद्र जी एक फाइल के पन्ने पलट पलट कर देख रहे थे। वो खुश होकर बोले, ये फाइल तुम्हें मिली कैसे? फाइल के पन्ने पलटते हुए विजेंद्र जी के चेहरे पर अथाह खुशी थी और आंखें चमक रही थी। कमाल कर दिया बेटा तुमने। अब देखना कैसे मैं उस शेखावत को मिट्टी में मिलाता हूँ। इसकी नंबर 1 की पोजीशन अब हमारी होगी। विजेंद्र ठाकुर वंश से अपनी दिली तमन्ना बताने लगे तो वंश खुश होकर बोला, बिल्कुल डैड, ये सब मैंने आपके लिए ही तो किया है। वंश ने विजेंद्र जी के हाथों से फाइल ले ली और देखने लगा, फिर बोला, चेयरमैन की जिस कुर्सी पर सुमेर बैठता है उस पर आप बैठेंगे डैड। विजेंद्र जी बोले, ये इतना आसान नहीं है बेटा जितना तुम समझ रहे हो। वंश शातिर मुस्कान के साथ बोला, इतना मुश्किल भी नहीं है डैड जितना आप समझ रहे हैं। अब हमारे शेयर्स उस शेखावत से ज्यादा ही हैं। अब वो कुछ नहीं कर सकता। मुझे तुम पर नाज है बेटा, कहते हुए विजेंद्र जी ने वंश की पीठ थपथपा दी और बेशर्मी से बोले, तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड की क्या हाल है? अभी उसी से मिलने जा रहा हूँ। वंश ने हल्की मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बताया। विजेंद्र जी बोले, पर अब इसकी क्या जरूरत है? जो करवाना था वो करवा लिया उससे। इससे ज्यादा काम की नहीं है वो बेटा। और कुछ ही दिनों में वहां सबको बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो वो और उसका बाप वैसे भी किसी के काम के नहीं रहेंगे। कहीं तुम सच में उसे पसंद तो नहीं करने लगी? ऐसा कुछ नहीं है डैड। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो सिर्फ पैसा और पोजीशन छीनने की तैयारी की है। आगे उसकी इज्जत भी तो मिट्टी में मिलानी है। कहते हुए वंश हंस दिया। ये फाइल तो फोटोकॉपी है, असली तो वापस मैंने उसकी जगह पर कब की पहुंचा दी है, ताकि किसी को कोई शक ना हो। मैं अभी नहीं चाहता कि किसी को कुछ भी शक हो। विजेंद्र जी ने पूछा, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तो वंश बोला, बहुत कुछ है डैड। ये मेरी सालों की मेहनत है और फल तो अब मिलने लगा है। थोड़ा और सब्र करिए, फिर चखिएगा इस सब्र के फल को। प्रॉमिस, इससे मीठा फल आपने कभी नहीं खाया होगा। वंश और विजेंद्र जी की हंसी पूरे रूम में गूंज गई। ओके डैड, गुड नाइट। अब आप आराम कीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त? वंश को तैयार देखकर विजेंद्र जी ने पूछा। मेरी मेहनत से मिलने, कहते हुए वंश फिर जोर से हंस दिया। उसके साथ विजेंद्र जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। कई दिन बीत गए थे और बहुत कुछ घटित होने लगा था और उसको संभालने में सुमेर जी दिन रात एक कर रहे थे। आज भी काफी रात हो चुकी थी। सुमेर जी अभी भी अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और अपने लैपटॉप में कुछ काम करने में लगे थे। उनका फोन बजकर बंद होने ही वाला था कि उन्होंने कॉल पिक कर ली और बोले, हाँ सुधा बोलो, इस वक्त कैसे फोन किया? सामने से जो उन्होंने सुना तो उसको सुनते ही तुरंत अपना लैपटॉप बंद करके वो बाहर की तरफ भागे। चपरासी से ऑफिस बंद करने को कहकर तुरंत बाहर चले गए थे। चलते हुए उन्होंने मान को भी कॉल लगा दी थी। बारिश अपने जोर पर थी। लग रहा था जैसे आसमान ही फट पड़ा हो। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सुमेर जी एक तरफ सिर झुकाए खड़े थे। घबराहट से उन्होंने अपना कोट उतार कर एक तरफ रख दिया और शर्ट की बाजू फोल्ड कर ली थी। उनके पास ही खड़ा मान भी उतना ही परेशान दिख रहा था। सामने चेयर पर बैठी सुधा जी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढके सुबके जा रही थी। उनके सिसकने की हल्की आवाज कॉरिडोर में सुनाई दे रही थी। तेजी से पास आती सैंडल की आवाज से सबका ध्यान उस ओर गया। सामने से संजना भागी चली आ रही थी। मम्मा! संजना की दर्द भरी पुकार सुनकर भी सुधा जी ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो उसी तरह बैठी रही। उनकी कोई प्रतिक्रिया ना होती देखकर संजना उनके गले लग गई। सॉरी मम्मा, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। सॉरी सॉरी, प्लीज माफ कर दो। संजना भी अब रोने लगी थी। बालों पर किसी के हाथ को महसूस कर संजना ने सिर ऊंचा करके देखा। सुमेर जी पास खड़े थे। चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में नमी थी उनके। संजना ने उनसे बेबसी से पूछा, अंकल जी पापा कैसे हैं? संजना के पूछने पर भी वो कुछ बोल नहीं पाए, बस आंखों से झलके आंसू हालात बयान कर रहे थे। संजना, अंकल। अभिमान कुछ कहता, उसके पहले ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आकर बोले, सॉरी मिस्टर शेखावत, बहुत कोशिश की लेकिन हम उनको नहीं बचा पाए। सीवियर अटैक था, डॉक्टर ने बताया और एक नजर रोती हुई संजना पर भी डाली।
क्योंकि यह वही हॉस्पिटल था जहां संजना खुद भी काम कर रही थी। सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर आप डेड बॉडी ले जा सकते हैं, कहकर डॉक्टर चले गए। सुधा जी की सिसकियां अब रोने में तब्दील होने लगी थी। संजना उनसे लिपट कर रोए जा रही थी। वो उस वक्त को याद कर रही थी जब वंश के फोन पर उसकी मम्मी का कॉल आया, क्योंकि उसका फोन साइलेंट पर था और वो फोन उठा नहीं रही थी। मजबूरी में सुधा जी ने वंश को कॉल कर दिया। उस वक्त वो वंश के साथ थी। अब इस बात के लिए उसे बेहद अफसोस और शर्मिंदगी हो रही थी कि इस मुश्किल घड़ी में वो अपने घर पर मौजूद नहीं थी। अगर वो घर पर मौजूद होती तो शायद ये ना हुआ होता। सुमेर जी की आंखें लगातार नम हो रही थी, जिसको वो रुमाल से पोंछ रहे थे। सुजीत जी सिर्फ उनके एम्प्लॉय ही नहीं बल्कि बचपन के दोस्त भी थे। जिंदगी का बहुत सारा वक्त उनके साथ गुजारा था उन्होंने। वो एक दूसरे के हमराज भी थे। अपनी हर मुश्किल और परेशानी में सुजीत जी को हमेशा साथ पाया था उन्होंने, और कंपनी के सबसे भरोसेमंद और ईमानदार एम्प्लॉय भी थे। सुजीत जी का जाना उनके लिए हर तरह से बहुत बड़ा लॉस था। मान रिसेप्शन पर गया ताकि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सुजीत जी की डेड बॉडी को घर ले जा सके। इधर रात के 1 बज रहे थे और दरवाजे के बाहर खड़े मयंक जी दरवाजा खुलने की आस में धीरे धीरे दरवाजे पर नॉक किए जा रहे थे। बेल बजाने में उन्हें डर लग रहा था। काफी देर तक भी जब दरवाजा नहीं खुला तो अपने हाथ में पकड़ी गाड़ी की चाबी देकर वो नीचे की तरफ जाने के लिए लिफ्ट की तरफ चल दिए। उन्हें तसल्ली इस बात से थी कि घर से बाहर निकाले जाने से पहले उन्होंने अपना फोन और गाड़ी की चाबी अपनी पैंट की जेब में रख ली थी। अब उनका दूसरा ठिकाना जो उनकी गाड़ी हुआ करती थी में जाकर सोएंगे, ये उनके साथ हर दूसरे तीसरे दिन होता ही था, जिसकी उन्हें ना सिर्फ आदत थी बल्कि उन्होंने इसके लिए तैयारी भी की हुई थी। पार्किंग में खड़ी गाड़ी की डिक्की में रखा कंबल निकालकर वो गाड़ी की पैसेंजर सीट पर जाकर दरवाजा बंद कर आराम से लेट गए। इधर घर में सभी लोग सो चुके थे, लेकिन धारा की आंखों से नींद गायब थी। उसके कानों में वही आवाजें गूंज रही थी जो उसने अपने पापा के फ्लैट के बाहर खड़े होकर सुनी थी। इस तरह भीगी बिल्ली बने उसके पापा अपनी दूसरी बीवी के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, उसे मनाने की कोशिश में लगे थे। उसे वो दिन भी याद थे जब वो इस घर में इन लोगों के साथ रहते थे और कावेरी जी मयंक जी की मर्जी के बिना एक कदम नहीं उठाती थी। यहाँ तक कि खाना भी उनसे पूछकर बनाया जाता था। आज अपनी नजरों में अपने पिता का स्तर बहुत गिरा हुआ महसूस कर रही थी धारा। वो सिर्फ एक मतलबी और खुदगर्ज इंसान थे जिन्होंने अपने सुख की खातिर अपने बच्चों की भी परवाह नहीं की और अपनी बीवी को धोखा देकर चले गए, और आज जलील होकर भी शान से घूम रहे हैं। एक स्वार्थी और बेगैरत इंसान के लिए तो अपनी नींद क्यों खराब कर रही है धारा? सो जा, सुबह काम पर भी जाना है। धारा मन ही मन सोच कर सोने की कोशिश करने लगी। बाहर होते बारिश के शोर को सुनते हुए उसे भी नींद लग ही गई। इधर सुबह के 5 बजे थे जब एम्बुलेंस सुजीत जी के घर के बाहर आकर रुकी। बारिश थम चुकी थी और ऑफिस के कुछ खास लोग जिनको इस हादसे के बारे में पता चल चुका था वो आ गए थे। रघुवीर जी और सरस्वती जी भी खबर मिलते ही आ गए थे। एम्बुलेंस से सुजीत जी का शव उतारा गया, साथ में मान भी उतरा। सुमेर जी की गाड़ी में संजना अपनी मम्मी सुधा जी को उतार रही थी। उनका शरीर निढाल हो रहा था। संजना ने उनको कमर से कसकर पकड़ा था, पर जैसे ही उनको हॉल में रखी सुजीत जी की डेड बॉडी के सामने ले जाया गया वो गश खाकर नीचे गिर पड़ी। संजना उनकी हालत देखकर बुरी तरह रो रही थी। सरस्वती जी और बाकी रिश्तेदारों ने उनको संभाला। अंतिम संस्कार के लिए सुजीत जी के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया गया। शमशान घाट से सभी लोग सुजीत जी का अंतिम संस्कार करके लौट आए थे। बेटा ना होने पर बड़ी मुश्किल और बहस के बाद रिश्तेदारों और पंडित जी ने संजना को उनके अंतिम संस्कार की इजाजत दी थी। इसलिए मां ने सभी से खूब बहस की थी और फिर जब सब ना माने तो उसने ही इस क्रिया को करने का निर्णय लिया था। पर संजना अड़ गई थी कि कुछ भी हो जाए अपने पापा को वो ही अग्नि देकर अपना फर्ज पूरा करेगी। दोपहर 12 बजे तक सब वापस आ चुके थे। सुधा जी बेसुध सी दीवार से सिर टिकाकर बैठी सुजीत जी की फोटो को देखी जा रही थी। एक ही रात में क्या से क्या हो गया था उनके जीवन में।
इतने सालों के साथ में सुजीत जी ने जितना प्यार और सम्मान उनको दिया था, उसका एहसास आज सुधा जी को शिद्दत से हो रहा था। स्नान के बाद संजना सुधा जी के पास आकर बैठी, पर उन्होंने अभी भी उसकी तरफ नहीं देखा। अपनी माँ की नाराजगी वो समझ रही थी और अपनी गलती भी मान रही थी, पर ये सब उसके मन में ही चल रहा था। दोनों माँ बेटी के बीच क्या हुआ है, इसकी किसी को भनक भी नहीं थी। कल रात भी वो फिर बिना बताए वंश के पास चली गई थी, पर उस दिन की तरह कल सुधा जी ने उसका साथ नहीं दिया था और जाने से रोका भी था, क्योंकि सुजीत जी की तबीयत सुबह से कुछ ज्यादा खराब लग रही थी। सिर दर्द और घबराहट हो रही थी, और एक डॉक्टर होकर भी उसने उनकी कंडीशन पर ध्यान नहीं दिया, बस दवा बताकर चली गई। संजना के जाने के बाद अचानक ही सुजीत जी गिर पड़े। संजना को बहुत से कॉल किए, पर उसने जवाब नहीं दिया। आखिर सुधा जी ने उसके अस्पताल में फोन करके एम्बुलेंस बुला ली और अस्पताल पहुंचकर सुमेर जी को फोन किया। संजना के पास रखे फोन पर लगातार मैसेज टोन बजे ही जा रही थी। संजना ने अपने फोन को देखा, फिर उसे वापस रखकर अपनी माँ के कंधे पर सिर रखकर उनके करीब बैठ गई। समय ऐसे ही बीत गया। आज सुजीत जी की 13वीं का हवन हो चुका था और ब्राह्मणों को भोजन करवाया जा रहा था, जिसमें संजना के साथ मान भी मदद कर रहा था। इस समय पूरा परिवार सुधा जी और संजना के साथ बना हुआ था। जो रिश्तेदार आए थे वो सब जा चुके थे। बाकी माता पिता तो सुजीत जी और सुधा जी दोनों के ही गुजर चुके थे। घर में बस सुधा जी और संजना के साथ पूरा शेखावत परिवार था। सभी ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा लेकर जा चुके थे। घर में सबका खाना होने के बाद अब बैठक में फ्री होकर बैठे थे। सुधा जी तो सुजीत जी के जाने के बाद सदमे सी की हालत में थी, पर उन्हें संजना की भी फिक्र थी और रो रो कर उनका बुरा हाल था। अगर उन्होंने सुजीत जी की बात मान ली होती तो आज सुजीत जी उन्हें यूं तन्हा छोड़कर नहीं चले गए होते। बेटे की अंधी मोहब्बत में वो भी अंधी हो गई थी, जो अच्छा बुरा नहीं देख पाई, पर उनके पास पछताने के सिवा अब कुछ भी नहीं था। सुधा बेटा, अपने आप को अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। साथ बेटी सुधा जी को सरस्वती जी ने समझाते हुए कहा, जो इस वक्त सफेद साड़ी पहनकर सिर को पल्लू से ढके बैठी थी। उनकी बात सुनते ही सुधा जी भावुक हो गई। कल मान तुम्हें लेने आएगा, उसके साथ ऑफिस आ जाना। क्यों? सुधा जी ने असमंजस से पूछा। काफी सारी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। सुजीत का पीएफ और काफी सारे फंड्स और सेविंग्स जिनको तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करने हैं, वो सब हमारी कंपनी के वकील ही देखते हैं। मान कल तुम्हारे सारे काम पूरे करवा देगा, सुमेर जी ने बताया। मुझे कुछ जरूरी बात भी करनी है आप सबसे, सुधा जी ने कहा तो पास बैठी संजना भी अपनी माँ को देखने लगी। सुधा जी अभी भी संजना से बात नहीं कर रही थी। कहो, हम सब सुन रहे हैं, क्या कहना है? सुधा जी को गंभीरता से कहते देखकर रघुवीर जी बोले, ये वक्त और माहौल तो नहीं है इस तरह की बात करने का, पर तब भी मैं अभी ये बात आप सबसे करना चाहती हूँ। जी ने गंभीरता से कहा, जो भी समस्या है या परेशानी है अच्छे से बताओ सुधा। इस बार सुमेर जी भी बोले, मैं संजना के लिए आप सबसे बात करना चाह रही थी, समझ रहे ना आप सब। उनकी ये बात सबको चौंकाने वाली थी और सबसे ज्यादा संजना को। उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो उसके बारे में बात करेंगी। इनके जाने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अपनी ये जिम्मेदारी जल्दी पूरी कर लूं। सुजीत जी के होते तो शायद इतनी जल्दी ना होती, पर अब मैं अकेली हो गई हूं तो आप सब शायद समझ रहे होंगे मेरी बात, और मुझे लगता है कि आप सब भी। मेरा मतलब है कि संजना को। अपनी बात कहते हुए सुधा जी को झिझक होने लगी कि पति की 13वीं पर वो इस तरह की बात कर रही हैं। तुम जो सोच रही हो और जो चाह रही हो वो बिल्कुल सही है, और हमें सब समझ आ रहा है सुधा, इसलिए कहने से घबराओ मत। हम सब भी यही चाहते हैं कि संजना जल्दी हमारे घर की बहू बने, और तुम्हारी मजबूरी भी समझ आती है कि तुम ऐसे मौके पर क्यों इस तरह की बातें कर रही हो। एक माँ की मजबूरी समझते हैं हम भी। तुम चिंता मत करो, संजना को अपने घर ले जाने की हमें भी जल्दी है, सरस्वती जी ने कहा तो उनकी बात पर सुमेर जी और रघुवीर जी ने भी अपनी सहमति जता दी। मान एक तरफ बैठा चुपचाप सारी बात सुन रहा था। दिल में चाहत पूरी होने की खुशी तो थी,
पर जाहिर करने का ये वक्त नहीं था। वहीं संजना गहरे सदमे में जाती जा रही थी। अपनी मम्मी की बातों को सुनकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस समय इस तरह की बातें कर जाएंगी, जबकि उन्हें पता है कि वो वंश को चाहती है। सबसे बड़ी बात, सुधा जी भी उससे मिलकर एक तरह से अपनी मंजूरी दे चुकी थी। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने इस तरह की बातें कैसे और क्यों की। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सुधा बेटा, तुमने कह दिया वही काफी है। अब इसके आगे की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। संजना हमारी ही बेटी है। रघुवीर जी ने कहा तो सुधा जी ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए। अब हमें इजाजत दो सुधा, और कल तैयार रहना ऑफिस आने के लिए। हो सकता है 2 दिन भी लग जाए सब काम होने में, पर तुम्हें आना पड़ेगा, जरूरी है। सभी अब घर जाने के लिए उठ गए थे। फिर वो सब चले गए। आपने ये क्यों किया मम्मी? सबके जाते ही संजना ने सबसे पहले सुधा जी से सवाल किया। उसकी बेचैनी गुस्से में बदलने लगी थी, पर उसकी बात को अनसुना करके सुधा जी अपने कमरे में चली गई। उनके पीछे संजना भी आ गई। आप बताती क्यों नहीं हो कि ऐसा क्यों किया आपने? मैं जरूरी नहीं समझती बताना, इसलिए नहीं बताया। अलमीरा में कुछ ढूंढती सुधा जी ने पलट कर गुस्से में संजना को देखते हुए कहा तो संजना बोली, आपको हो क्या गया है? आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया है, फिर आज? वो गलती थी मेरी, और अब एक बार मैंने जो कह दिया सो कह दिया। कहते हुए उन्होंने अलमीरा से कुछ सामान निकाल कर संजना को थमा दिया और बोली, ये वो सब है जो वंश ने दिए थे। अपने भी सारे गिफ्ट्स इकट्ठे करो और उसको लौटा दो। अब उससे रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हो गया है मम्मी? संजना की आवाज में तड़प साफ झलक रही थी। मेरी एक गलती की आप इतनी बड़ी सजा दोगे मुझे? सुधा जी बोली, तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, पर मैं वही कर रही हूँ जो सही है। क्या सही है बताओ मुझे। आपको बस इस बात का गुस्सा है ना कि उस वक्त मैं वंश के साथ थी। हो गई गलती मम्मी, इसके लिए मुझे और वंश दोनों को बहुत अफसोस है। वो बार बार माफी भी मांग रहे हैं। संजना तड़पती हुई चीखती सी बोली, कुछ दिन और रुक जाओ, वो इंग्लैंड गए हैं, आते ही आपसे मिलेंगे और माफी भी मांग लेंगे। प्लीज मम्मी मत करो ये सब। तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, पर मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए। और ये सामान उठाकर रख दो एक तरफ, उसके वापस आते ही लौटा देना। सुधा जी ने इस बार सख्ती से कहा तो संजना गुस्से में बोली, ये बैड मैनर्स होता है मम्मी। कितने प्यार से वंश ने ये आपको दिया था। सुधा जी भड़क गई, और तुझसे चोरी करवाना ये अच्छे मैनर्स होते हैं? मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तेरा साथ दिया। मुझे लगा कि छोटी मोटी बात होगी, हो गया होगा कुछ इधर उधर। पर लास्ट टाइम पर जो तेरे पापा मुझे बताकर गए हैं उसको सुनकर तो मैं कभी भी तुझे उस इंसान के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। काश कि तुझे उसी वक्त रोक लिया होता। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तेरा साथ देकर। आज उनको खोकर ये एहसास हो रहा है मुझे। कहते हुए सुधा जी सुजीत जी को याद करके रोने लगी तो संजना बोली, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है मम्मी। वंश बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। पता नहीं पापा ने आपको क्या बताया है। सुधा जी गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती अपने ही पिता को गलत कहते हुए, वो भी उस लड़के के लिए। सही कह रहे थे वो, उसने तेरी मति भ्रष्ट कर दी है। सही गलत कुछ नहीं दिख रहा। क्या करवा दिया है उसने तेरे हाथों पता भी है? उसी चोरी के गम में आज वो चले गए। कितना बड़ा घाटा हो चुका है उन लोगों को पता है, फिर भी इस मुश्किल वक्त में पूरा साथ दिया है हमारा। तेरे पापा ये सदमा झेल नहीं पाए। तेरे कारण उनकी ईमानदारी वफादारी सब दागदार हो गई। तेरे कर्मों की वजह से वो शर्मिंदा थे, और वो शर्मिंदगी उनकी जान ले गई। एक ही सदमा था उन्हें कि अब कैसे मुंह दिखाऊंगा सुमेर को। तूने तो अपने पिता को जीते जी ही मार दिया था। सुमेर जी को कितना कुछ झेलना पड़ रहा था वो जानते थे, इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाए। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी संजना जिद पर अड़ी थी। आप उन लोगों के लिए मेरे साथ गलत नहीं कर सकती। सुधा जी बोली, गलत तो मैं तेरे साथ किसी के लिए भी नहीं होने दूंगी, इसलिए मैंने मान को चुना है तेरे लिए, समझी? सुधा जी की बात सुनकर संजना दर्द आवाज में बोली, और आप भी सुन लीजिए, जो आप कह रही हैं वो कभी नहीं हो सकता। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ वंश से। संजना भी अब जिद पर अड़ने लगी थी। सुधा जी गुस्से में बोली, ठीक है फिर, पिता को अग्नि देकर आई है ना तू,
तो अब माँ का मरा मुंह भी देख लेना, और हाँ, मुझे तो अग्नि देने की भी जरूरत नहीं है तुझे। कहते हुए सुधा जी ने संजना को अपने कमरे से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। संजना बड़ी आंखों से बंद दरवाजे को खोल रही थी। सुबह मान ने जब संजना के घर में कदम रखा तो एक अलग ही एहसास के साथ ये घर उसे अपना सा लग रहा था। संजना से शादी के बाद ये उसका अपना होना ही है, उसका भावी ससुराल। सोच कर ही उसके मन में हल्की सी गुदगुदाहट हुई और एक अधिकार भाव भी आया जो अक्सर जमाई को अपने ससुराल में होता है। कल से ही बहुत खुश था वो, बस अभी हालात ऐसे थे कि किसी से भी अपनी खुशी शेयर नहीं कर सकता था। आ गई बेटा तुम। पूजा घर से निकलते हुए सुधा जी की नजर अंदर आते मान पर पड़ी। मान ने आकर सुधा जी के पांव छुए तो सुधा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो बेटा, बस कुछ देर और फिर चलते हैं, तब तक नाश्ता कर लो। सुधा जी ने कहा और संजना को आवाज लगाई जो इस वक्त किचन में थी, पर उसने सुनी नहीं या फिर सुधा जी की पुकार के बदले कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसका मतलब सिर्फ सुधा जी ही समझ सकी थी कि कल रात से ही वो दोनों एक दूसरे से नाराज थी। मैं देख लूंगा, आप जाकर तैयार होइए, मान ने कहा तो एक नजर किचन की तरफ देखकर सुधा जी अपने कमरे की तरफ चली गई। मन में एक डर भी था कि कहीं संजना कुछ कह न दे मान से। सुधा जी के जाते ही मान किचन की तरफ चल दिया। संजना किचन में गैस के आगे खड़ी थी। लग रहा था कि कुछ बना रही हो, पर कहीं ख्यालों में ही गुम थी। सामने गैस पर बर्तन में पानी उबल रहा था जो लगभग उबल उबल कर सूख चुका था। शायद चाय के लिए चढ़ाया होगा और अब बर्तन जलने को तैयार था। साइड में कढ़ाई में बना उपमा भी खड़क रहा था। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दोनों गैस बर्नर बंद करते हुए मान बोला। उसकी आवाज से संजना अपने ख्यालों से बाहर आई और अपने सामने मान को देखा, पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। पर मान ने उसका उतरा चेहरा और हल्की सूजन ली हुई गुलाबी आंखें देख ली। संजना। मान ने उसका नाम लिया, पर संजना कुछ ना कहकर वापस से चाय के लिए पानी चढ़ाने लगी। इधर देखो मेरी तरफ। मान ने उसके कंधे पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा दिया और चेहरे को ऊंचा कर उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करने लगा, जहां उसे सिर्फ पिता को खोने का गम ही दिख रहा था। पर संजना के अंदर क्या क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानती थी। अक्सर हम यही भूल करते हैं, सामने वाले के बारे में वही सोचते हैं जो हम चाहते हैं। मान बोला, मिस कर रही हूँ अंकल को। मान के पूछने पर संजना की आंखों से आंसू निकल आए। मान से रहा ना गया, उसने संजना को अपने सीने से लगा लिया और उसका सिर सहलाने लगा। इतने दिनों से परेशान, अपने पिता के जाने का गम और पछतावा और माँ की नाराजगी, फिर कल रात की हुई बहस जिसे वो इतने दिनों से अकेले ही झेल रही थी। आज मान का सानिध्य पाकर टूट सी गई वो, और सब कुछ भूलकर उसके सीने से लगकर भपक पड़ी। उसको रोता देखकर मान का भी दिल पिघलने लगा। बिना कुछ बोले उसने संजना को रोने दिया, ये सोचकर कि रोने से मन हल्का हो जाएगा। कुछ देर बाद संजना को एहसास हुआ तो वो मान से अलग हो गई। सॉरी, सिर्फ इतना ही कह पाई और फिर से चाय के बर्तन को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर उसे देखकर मान चिंतित होने लगा। उसने आगे बढ़कर चाय का बर्नर बंद कर दिया। रहने दो तुम ये सब और चलो यहाँ से। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया। तुम्हारी चाय। संजना ने बाहर आते हुए बस यही कहा तो मान बोला, मुझे नहीं पीनी, मेरा मन भी नहीं है। कहते हुए उसे हाथ पकड़कर उसके कमरे तक ले आया और उसके बेड पर उसे बैठा दिया। जानता हूँ अंकल की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, और तुम्हारे रोने से अगर अंकल वापस आते हो तो तुम दिन भर रो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। समझदार हो तुम संजना, जानती हूँ जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। आंटी को देखो, उनको कौन संभालेगा बताओ। अब इस तरह रोना और मुझे दुखी करना बंद करो, वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। मान के कहते ही संजना ने उसकी तरफ देखा जिसमें खुद के लिए अथाह प्रेम और फिक्र दिख रही थी। संजना का मन कुछ अनमना सा हो गया। मन में बेचैनी फिर से घिरने लगी। इसी बात का तो उसे डर था कि किस तरह वो ये सब रोके, किस तरह मान को बताए कि वो उससे प्रेम नहीं करती। मैं ठीक हूँ मान, तुम जाओ, नीचे मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। खुद को मुश्किल से संभालती संजना ने कहा। वो चाहती थी कि मान जल्द से जल्द
यहाँ से चला जाए। वो भी क्या करे, उसका और मान का साथ भले ही बचपन का रहा हो, पर जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए दिल पर पहली दस्तक उसे वंश ने ही दी थी। और उसके प्रेम में ऐसी पड़ी कि सब भला बुरा सब भुला दिया। आर यू श्योर? मान को अभी भी उसकी फिक्र थी। संजना बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, जो जरूरी काम है पहले वो करो। मान बोला, ओके, फिर जब मैं वापस आऊं तो मुझे तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी और आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। कहते हुए मान ने उसके गालों को हल्के से सहला दिया। शाम का खाना मैं यही खाऊंगा, तुम्हारे हाथ से बना, कुछ भी नॉर्मल सा बना लेना। मान ने बड़े प्रेम और अधिकार भाव से ये कहा। इसके पीछे ये भी मंशा थी कि शायद इस सब से संजना थोड़ी नॉर्मल हो और वह भी कुछ और देर उसके पास रह सकेगा। मान उठते हुए बोला, चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। कहकर मान चला गया, पर संशा वहीं खड़ी बंद होते दरवाजे को देखती रही। मान के बोलने, उसकी फिक्र करने और अधिकार जताने के भाव को वो समझ रही थी, और इसी बात का डर उसे खाए जा रहा था कि वो कैसे ये सब रोके, कैसे मान को समझाए, उसे सच बताए कि वो उसे नहीं बल्कि वंश को चाहती है। काफी देर तक वो अपनी उंगलियों को तोड़ती मरोड़ती रही, फिर थक हार कर बैठ गई। झुंझलाहट में उसने सारे कुशन उठाकर फेंक दिए। इंग्लैंड के एक किंडर गार्डन स्कूल में छोटे छोटे तकरीबन 5 साल के बच्चों का एक ग्रुप डांस परफॉर्मेंस चल रहा था। बच्चे मटक मटक कर अपने डांस स्टेप कर रहे थे और सामने बैठे दर्शक, जिनमें उनके पेरेंट्स भी थे, तालियों से उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। पहली रो में बैठा वंश भी सामने देखकर मुस्कुराते हुए सॉन्ग के साथ तालियां बजा रहा था। उसके बगल में बैठी महिला, जो तकरीबन उसकी हम उम्र ही लग रही थी, उसके कंधे से सिर टिकाकर सामने हो रही परफॉर्मेंस को देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कुछ ही देर में प्रोग्राम खत्म हो गया। हेलो मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर, कैसे हैं आप? काफी दिनों बाद मिलना हुआ आप दोनों से। गोद में अपने बेटे को लिए दंपति से महिला ने खुशी से मिलते हुए कहा। ये दंपति कोई और नहीं, वंश और उसकी अंग्रेज बीवी थी। वंश के 2 बच्चे थे जो कि इंग्लैंड के किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ते थे, और आज स्कूल में दोनों बच्चों का प्रोग्राम था जिसमें वंश अपनी पत्नी के साथ आया हुआ था। इस सबसे अनजान संजना वंश के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वंश का प्यार उसके ऊपर इतना हावी हो चुका था कि उसे वंश के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वंश के धोखे में फंसकर शायद संजना सब कुछ लुटा बैठेगी। आगे क्या होगा? क्या संजना मान से शादी के लिए हाँ कर देगी? क्या संजना को वंश की हकीकत पता चल जाएगी? धारा और मान कैसे मिलेंगे? क्या धारा मान के दिल में अपनी जगह बना पाएगी? क्या संजना मान को वंश के लिए छोड़कर चली जाएगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।